नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। इस वीडियो में 19 मई 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, वो तमाम जानकारी हमेशा की तरह हम आपको विस्तार पूर्वक यहाँ पर देने वाले हैं। तो पूरे वीडियो के साथ आप लोग बने रहिएगा। अच्छा, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि किस देश ने 11 मई 2024 को पाकिस्तान को हराकर 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी अपने नाम किया है। तो इसको लेकर कंप्लीट जानकारी आपको दी गई थी, आपको हमने बतलाया था इसका करेक्ट आंसर होगा जापान। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम यहाँ पर सीधे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि इस राज्य सरकार ने राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए अवैध रूप से बालू की ढुलाई पर रोक लगाने के लिए वाहनों में 20 इंच की लाल रंग की चौड़ी पट्टी अनिवार्य किया है। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है यह है विकल्प नंबर ए। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। दरअसल ये है क्या जिसको लेकर अभी हाल ही में ये अनिवार्यता लागू की गई है। देखिए, सबसे पहले ये ध्यान रखिए, विकल्प नंबर ए यानी कि बिहार सरकार द्वारा लागू किया गया। और इसमें जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एक एक करके सभी को देख लीजिए। देखिए, बिहार खान और भूतत्व विभाग ने राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए एक नया आदेश जारी किया है। जिस प्रकार से बिहार में बालू की जो खनन हो रही है, जो खास करके अवैध तरीके से हो रही है, इसी को रोकने की दिशा में बिहार सरकार का एक पहल है। तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो अवैध रूप से बालू की ढुलाई करने पर रोक लगाने के लिए वाहनों में, खास करके जो जीपीएस लगे वाहन है, जीपीएस लगे वाहनों को या फिर जीपीएस लगाने को लेकर पहले ही ये अनिवार्यता बिहार सरकार द्वारा लागू हुई थी। तो वैसे वाहन जिसमें जीपीएस लगे हैं, इसके चारों तरफ से कोई भी वाहन हो, चाहे वो ट्रक हो, ट्रैक्टर हो, जिसमें बालू की ढुलाई होगी, उसके चारों तरफ लाल रंग की 20 इंच चौड़ी पट्टी वाहन मालिकों को रंगवाना होगा। यानी कि पेंट से चारों तरफ, जैसे मान लीजिए ट्रक है तो चारों साइड में, आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ, ये कह सकते हैं 20 इंच की चौड़ी पट्टी रंगवाना होगा। और साथ ही साथ 6 इंच के साइज में खनन वाहन निबंधन संख्या और साथ साथ वाहन संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा, जो बिहार सरकार की तरफ से जारी होता है। तो ये चीज़ समझिएगा, ये अनिवार्यता लागू की गई है अभी हाल ही में बिहार खान और भूतत्व विभाग के द्वारा। अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट है कि इसके लिए खान और भूतत्व विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है, जो कि 1 जुलाई 2024 से ये कानून जो है ये प्रभावी हो जाएगा। और यहाँ पर एक जानकारी और भी है, जैसा कि हमने आपको बतलाया यहाँ पर कि जीपीएस लगे वाहन, तो बिहार सरकार ने अवैध रूप से बालू की ढुलाई पर रोक लगाने के लिए वाहनों में जीपीएस लगाने की अनिवार्यता पहले ही लागू कर चुकी है। तो फिलहाल ये एक छोटी सी जानकारी थी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा निर्णय, ऐसा घोषणा, ऐसा आदेश अभी हाल ही में बिहार खान और भूतत्व विभाग के द्वारा दिया गया है। जिस प्रकार से बालू माफिया दिन ब दिन बिहार में बढ़ते जा रहे हैं, और इसको लेकर कहीं ना कहीं देखें प्राकृतिक नुकसान भी है। तो इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार के द्वारा ये घोषणा हुई। अब यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है कि बिहार के सरकारी स्कूली बच्चों को अब सप्ताह में एक दिन यानी कि मंगलवार को मिड डे मील में गर्म दूध भी पीने को मिलेगा। बताएं कि पूरे भारत में मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी। एक जानकारी अभी निकलकर सामने आती है बिहार शिक्षा विभाग की ओर से, जो मिड डे मील योजना संचालित हो रही है, जिसके तहत खास करके स्कूली बच्चों को खाना प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसे में अब इसमें दूध भी शामिल किया गया, जो कि सप्ताह में एक दिन मंगलवार को सरकारी स्कूली बच्चों को दिया जाएगा। अब यहाँ पर हमने एक प्रश्न आप में इसी से रिलेट करते हुए पूछा है कि मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी। इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। सबसे पहले ये जान लीजिए, इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 1995 में हुई थी। यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है, कई जगहों पर पहले से ये संचालित थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर पूरे भारत में जो ये लागू हुआ था ये 1995 में लागू हुआ था। आइए संबंधित तथ्यों को एक एक करके हम देखते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल स्कूली बच्चों को अब सप्ताह में एक दिन यानी कि मंगलवार को मिड डे मील में गर्म दूध भी पीने को मिलेगा, और यह व्यवस्था 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। और इसके लिए बिहार के 40 प्रखंडों का चयन पहले चरण में किया गया है। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो व्यवस्था है ये 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएगी। अब यहाँ पर इसको लेकर जो प्रश्न हमने पूछा है मिड डे मील योजना को लेकर के, या फिर खास करके इसकी शुरुआत को लेकर के, तो वही चीज़ें यहाँ पर हमने लिखा है कि मिड डे मील यानी कि मध्याह्न भोजन योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। इसका एक उद्देश्य ये था कि विद्यालयों में जो विद्यार्थियों की उपस्थिति है उसको बढ़ावा दिया जाए। इसी को ध्यान रखते हुए इस योजना की शुरुआत उस समय की गई थी।
लेकिन यहाँ पर कुछ बातें और भी आपको इस मिड डे मील योजना से संबंधित ध्यान रखना है। जैसे कि आज़ादी के बाद तमिलनाडु 1955 में इस योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। हालांकि ये पहली बार भारत में देखा जाए तो 1930 में फ्रांसीसी प्रशासन के तहत केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में ये लागू की गई थी। ये पहली बार था जब भारत में लागू हुआ था 1930 में, और ये फ्रांसीसी सरकार या फिर जो फ्रांसीसी प्रशासन था पुडुचेरी में, तभी ये लागू हुई थी एक स्कूल में। और अगर हम बात करें आज़ादी के बाद किसी राज्य में, तो 1955 में तमिलनाडु में किसी स्कूल में ये लागू हुआ था, लेकिन आधिकारिक तौर पर पूरे भारत में ये लागू हुआ है 1995 में। ये आपको ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी हमने दिया है कि ये कुल मिला के पहले चरण में 44 प्रखंड में ये लागू होना है और ये 44 प्रखंडों का चयन हुआ है। लेकिन वर्तमान दृष्टिकोण से बिहार को अगर हम देखें तो बिहार को 9 प्रमंडल में बांटा गया है, यानी कि 9 डिवीजन में बिहार को बांटा गया। इसके अंतर्गत 38 जिले आते हैं, इसके अंतर्गत 534 प्रखंड आते हैं और 101 अनुमंडल। साथ ही साथ अगर पंचायतों की बात करें तो 8405 पंचायतें बिहार में हैं। ये कॉमन सी जानकारी है, ये आपको हर हाल में याद रखना है। अगर आपसे मौखिक रूप से भी कहीं पूछा जाए तो आपको यहाँ पर फंसना नहीं है, बल्कि इसका सही आंसर करना है। ठीक है, ये कॉमन सी जानकारी है बिहार से रिलेटेड, ये चीजें आपको याद होनी ही चाहिए। अच्छा, ये जानकारी के अतिरिक्त एक मैंने आपको मिशन दक्ष को लेकर बतलाया था। दिसंबर 2023 में इसकी शुरुआत की गई थी बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा। हालांकि वर्तमान में जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं ये कौन है, तो आपको मालूम होगा, सुनील कुमार है। लेकिन जब ये योजना मिशन दक्ष लागू हुई थी उस समय चंद्रशेखर प्रसाद बिहार के शिक्षा मंत्री थे। और मिशन दक्ष को लेकर रिसेंटली आपके बीपीएससी ट्रे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। मिशन दक्ष को आसान शब्दों में समझिए, जैसा कि हमने पहले आपको बतलाया है, जो खास करके पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थी हैं, कमजोर बच्चे हैं, उनके लिए अलग से क्लास की व्यवस्था करना और उन्हें बेहतर शिक्षा देना, मतलब यही था मिशन दक्ष। और एक बार पुनः रिपीट कर दूं, ये प्रश्न ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है और ये तमाम जानकारी जो हमने आपको यहाँ पर दिया है, ये सभी को आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए तीसरे प्रश्न पे हम आ चुके हैं। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान या फिर भारतीय फुटबॉल के कप्तान सुनील छेत्री ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। वे कब संन्यास लेंगे? देखिए, जो घोषणा हुई है इनके द्वारा, सुनील छेत्री के द्वारा, तो इसके आधार पर आपको ध्यान रखना है 6 जून 2024 को कुवैत के खिलाफ ये मैच खेलेंगे, जिसके बाद इस मैच के बाद वो संन्यास ले लेंगे। अतः विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको लेकर कई जानकारी है, एक एक करके सभी को आप यहाँ पर देखिए। देखिए, भारतीय फुटबॉल के दिग्गज और वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय टीम के कप्तान, यानी कि भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान वर्तमान में सुनील छेत्री हैं। इन्होंने अभी हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की, यानी कि रिटायरमेंट की घोषणा की है, अर्थात ये संन्यास अब लेंगे। और जो घोषणा इनके द्वारा किया गया है, और आपको ध्यान रखना है कि 6 जून 2024 को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में कुवैत के खिलाफ वे अपना अंतिम मैच खेलेंगे, जिसके बाद वे मतलब संन्यास ले लेंगे। देखिए, सुनील छेत्री की बात करें तो उनका जन्म 3 अगस्त 1982 को सिकंदराबाद में हुआ था। सुनील छेत्री को लेकर एक जानकारी जरूर आप ये ध्यान रखिएगा, वे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल के हैं, इसके बाद ईरान के अली डेई और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, इन तीनों के बाद से सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। कौन? तो सुनील छेत्री। इनसे पहले ये 3 नाम है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अली डेई और लियोनेल मेसी, ये जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना टीम के कप्तान है। इन्हीं की अगुवाई में 2022 जो फीफा विश्व कप हुआ था, अर्जेंटीना ने तीसरी बार इस खिताब को अपने नाम किया था। ये चीजें आगे हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें अगला पॉइंट है कि 5 मई 2024 को साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में इंडियन सुपर लीग यानी कि ISL 2023-24 के 10वें सीजन का खिताबी मुकाबला खेला गया। और इस खिताबी मुकाबले यानी कि फाइनल मुकाबले में मुंबई सिटी FC ने मोहन बगान सुपर जायंट्स को हराकर ये दूसरी बार अपना खिताब जीता। और इससे पहले जो पहला खिताब था, मुंबई सिटी FC ने 2019-20 में अपने नाम किया था। तो ये ध्यान रखिए। अच्छा, एक अतिरिक्त जानकारी आपको ये भी दे दूं, कल ही शायद मैंने बताया था, कल आई थिंक कल या परसों, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित करते हुए 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया है। अच्छा, ये क्यों घोषित किया गया है, ये जानकारी ऑलरेडी हमने आपको दिया है, यानी कि इस डेट का चयन क्यों किया गया है, ये तमाम चीजें आपको ऑलरेडी हमने बतला दिया है। अच्छा, सुनील छेत्री की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान है। साथ ही साथ बेंगलुरु FC यानी कि बेंगलुरु जो फुटबॉल क्लब है, उसका भी ये कप्तान है वर्तमान में।
तो ये चीज़ें, इतनी जानकारी आप यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, बात हो रही है फुटबॉल की, तो फुटबॉल की जो सर्वोच्च संस्था है वो है फीफा, और फीफा को लेकर जो अहम जानकारी इस समय आपको ध्यान रखना है एग्जाम पर्पज से, उसमें पहला पॉइंट है कि फीफा विश्व कप 2022 का जो आयोजन है कतर में किया गया, और इसका जो खिताबी मुकाबला था ये अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच खेला गया। लियोनेल मेसी की कप्तानी में 36 साल बाद अर्जेंटीना इसमें चैंपियन बना था। ये अर्जेंटीना का तीसरा वर्ल्ड कप खिताब था। इससे पहले 1978 और 1986 में अर्जेंटीना ने इस वर्ल्ड कप को, यानी कि फीफा विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था। तो यहाँ से फीफा विश्व कप से संबंधित इतनी जानकारी ध्यान रखिए। अच्छा, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता, जो आधिकारिक प्रतीक यानी कि जो ऑफिशियल मस्कट था ये था लाइव। अच्छा, फीफा की बात हो रही है तो ये भी जानकारी आप अवश्य ध्यान रखिएगा। रिसेंटली लंदन में ये फीफा अवार्ड्स 2023 आयोजित हुआ था। तो ये अवार्ड समारोह में जो पुरस्कारों का वितरण हुआ है, इसमें कई सारी कैटेगरी बनी हुई है। इसमें 2-3 कैटेगरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल कर सामने आती है। जैसे कि मेंस और वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023 की बात करें, तो दोनों वर्गों में, यानी कि पुरुष वर्गों में सबसे पहले ध्यान रखिए लियोनेल मेसी को ये चुना गया, यानी कि अवार्ड से सम्मानित किया गया। और वहीं पे महिला वर्ग में स्पेन की आयतियाना बोनमती को, जबकि बेस्ट कोच का जो अवार्ड मिला ये पेप ग्वार्डियोला को मिला, जो कि मैनचेस्टर सिटी के हैं। और इसके अतिरिक्त मेंस और विमेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर 2023 की बात करें तो इन दोनों कैटेगरी में ध्यान रखिए, पुरुष में एडरसन जो कि ब्राजील के हैं, और महिला कैटेगरी में मैरी इप्स जो कि इंग्लैंड की है। तो ये चीज़ें यहाँ पर अवश्य आपको ध्यान रखना है। चलिए फिलहाल यहाँ पर इसे स्किप करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, चौथा प्रश्न है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में चंद्रमा पर पहली चंद्र रेलवे प्रणाली के निर्माण की अपनी योजना का अनावरण किया है? देखिए, ये जो बातें निकलकर सामने आ रही है चंद्रमा पर रेलवे प्रणाली को लेकर, ये संबंधित है नासा से। इसको लेकर कंप्लीट जानकारी हम आपको देंगे, तमाम चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। फिलहाल जो सारी बातें निकल कर सामने आती है उनमें तमाम चीज़ों को हमने आपके समक्ष रखा है। इसमें पहला पॉइंट है कि नासा ने हाल ही में चंद्रमा पर पहली चंद्र रेलवे प्रणाली के निर्माण की अपनी योजना का अनावरण किया गया है। ये पूरी दुनिया में पहली ऐसी कोई अंतरिक्ष एजेंसी है जिन्होंने चंद्रमा पर ये रेलवे प्रणाली विकसित करने को लेकर बातें कही है। और नासा ने इस प्रोजेक्ट को फ्लेक्सिबल लेविएशन ऑन अ ट्रैक, यानी कि फ्लोट FLOAT नाम दिया है। अर्थात यह चंद्रमा की सतह पर उड़ने वाली रोबोट ट्रेन होगी, जिसे चंद्रमा पर पेलोड परिवहन में क्रांति लाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना, रोबोटिक ट्रेन होगा जो कि चंद्रमा की सतह पर उड़ेगा। और इसका जो मूल उद्देश्य होगा ये खास करके पेलोड परिवहन में क्रांति लाना है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर ये पेलोड क्या है या फिर पेलोड परिवहन क्या है, इसे हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, पेलोड को अगर आप आसान शब्दों में समझेंगे तो ये कुछ वैसी वस्तु को इसमें संग्रहित किया जा सकता है जो खास करके किसी यान द्वारा, किसी लॉन्च वाहन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। वो वस्तु कोई भी हो सकती है, तो उसे कहा जाता है पेलोड। अब यहाँ पर कुछ और भी बातें हैं जो कि खास करके इस प्रश्न से संबंधित है, उसमें आपको ध्यान रखना है। देखिए, नासा ने अपने आर्टेमिस मिशन के जरिए 2026 तक इंसान को फिर से, यानी कि इंसान को फिर चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा है। देखिए, पहले भी चंद्रमा पर इंसान जा चुके हैं, लेकिन चंद्रमा पर बस्ती बसाने का प्रयास विभिन्न अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है, उसमें से नासा भी एक है। और नासा जो ये कार्यक्रम को संचालित कर रही है आर्टेमिस, ये आप लोग जानते हैं, इसकी शुरुआत हुई थी 12 अक्टूबर 2022 को। तो इसी को बेहतर तरीके से संचालित करने की दिशा में यहाँ पर पेलोड परिवहन में क्रांति लाने के लिए नासा द्वारा ये सारी बातें कही गई है। तो कहीं ना कहीं ये संबंधित है आर्टेमिस से। आर्टेमिस कार्यक्रम को लेकर कई बार हमने आपको जानकारी दिया है। हालांकि रिसेंटली यहाँ से एक दो प्रश्न सामने निकल कर आता है कि स्वीडन अभी हाल ही में नासा के आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 38वां एवं स्लोवेनिया 39वां देश बना है। अगर इस समय तक की हम बात करें तो नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम में कुल 39 सदस्य देश हैं। भारत के संदर्भ में ये ध्यान रखें, 21 जून 2023 को वॉशिंगटन में आयोजित एक समारोह के दौरान भारत आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश बना था। ये जरूर ध्यान रखिएगा। रिसेंटली बीपीएससी एग्जाम में आर्टेमिस कार्यक्रम से संबंधित एक प्रश्न पूछा जा चुका है। बीपीएससी ट्रीज वाला जो एग्जाम रिसेंटली हुआ है, वहां पर आर्टेमिस कार्यक्रम से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। वो तमाम चीजें हमने आपके साथ साझा किया था। अगर आप रेगुलर क्लासेस को फॉलो करेंगे तभी आपको फायदा होगा, तभी आप ये जान पाएंगे कि एग्जाम में कौन सा प्रश्न पूछा गया है। क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो हमें जानकारी होता है, वो हम आपको बतलाते रहते हैं। और आप लोग भी ये प्रयास कीजिए कि अगर आपको प्रश्न पत्र मिल जाता है या फिर मार्केट में अगर कोई बुक आती है ऐसी, तो आप लोग उसे जरूर लीजिए, ताकि उससे एक प्रकार के कॉन्फिडेंस आपको मिलते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अच्छा, पेलोड को लेकर जो जानकारी हम आपको दे रहे थे, सामान्यतः पेलोड वह वस्तु या फिर इकाई है जो किसी विमान या फिर लॉन्च वाहन द्वारा ले जाया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उसे हम लोग पेलोड शब्द कहकर संबोधित करते हैं। ये ध्यान रखिए। अच्छा, विकल्पों पर जब आप नज़र डालेंगे तो इसरो जो है ये भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है। CNSA जो देख रहे हैं आप, ये चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी है, जबकि जाक्सा जो है ये जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखना है, यहाँ से भी 1-2 बार पहले प्रश्न बने हैं। अब जो हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर देखिए एक्चुअली में चंद्रमा की बात हो रही है, मून की बात हो रही है। तो यहाँ पर थोड़ी-सी जानकारी हम लोग इसरो के मिशन चंद्रयान को लेकर देख लेते हैं, क्योंकि ये चंद्रमा से संबंधित है और यहाँ पर ये सारी जानकारी आपको हर हाल में याद रखना है। देखिए, इसमें मिशन चंद्रयान में अगर हम विस्तार पूर्वक बात करें तो कई सारी चीज़ें यहाँ से याद रखने योग्य है। सबसे पहले हम बात करेंगे मिशन चंद्रयान 1 की, जो कि 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था इस रॉकेट के माध्यम से, जिसका नाम था PSLV XL-C2। और लॉन्चिंग के समय जो इसरो के जो चीफ थे, जो इसरो के अध्यक्ष थे, वो थे जी माधवन नायर। वहीं पर दूसरी ओर चंद्रयान 2 की बात करें तो मिशन चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था और इस रॉकेट का नाम था GSLV M3। इस रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया और लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष थे डॉक्टर के सिवन। रिसेंटली चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को और आपको ध्यान रखना, इस रॉकेट का नाम था LV-M3-M4, जिसके जरिए से लॉन्च किया गया और लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष थे एस सोमनाथ। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि मिशन चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, तो ये थे पी वीरा मुथुवेल। अच्छा, मिशन चंद्रयान 3 में जो मतलब इस मिशन में जितने भी सदस्य थे, इन सभी सदस्यों को रिसेंटली अभी हाल ही में अमेरिका में सम्मानित किया गया। रिसेंटली, ये जानकारी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इसरो की हालिया उपलब्धियों में ये तमाम चीज़ें आपको ध्यान रखना है और कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर आपके समक्ष और भी अतिरिक्त रखा है, वही सारी चीज़ें हालांकि है, इसको जरूर देख लीजिए एक बार से, पुनः यहाँ पर आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। अच्छा, 14 जुलाई वही तिथि है जिस तिथि को पटना में प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव आयोजित हुआ था, तो वहां से भी रिलेट करके आप इसे ध्यान रखेंगे। तो चंद्रयान 3 लॉन्च हुए थे 14 जुलाई 2023 को और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था 23 अगस्त 2023 को। LV-M3-M4 रॉकेट के जरिए इसे लॉन्च किया गया और आपको ये भी ध्यान रखना है, इसमें जो लैंडर और रोवर लगे हुए हैं, इसका नाम जो था ये विक्रम और प्रज्ञान था, जैसा कि चंद्रयान 1 और 2 में था, उसी तरह से इसमें भी वही नाम रखा गया है। और यहाँ पर अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका, चाइना और पूर्व सोवियत संघ के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना है भारत। हम यहाँ पर भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, लेकिन एक जानकारी यहाँ से और भी इंपॉर्टेंट निकलकर सामने आ जाती है कि वो ये है कि रिसेंटली जापान चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बना है। कौन सा देश? तो जापान, ये 5वां देश है। अब तक 5 देश ऐसे हैं जो कि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है। अमेरिका, चाइना, पूर्व सोवियत संघ, भारत और जापान। अच्छा, भारत को लेकर एक जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी देश जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किए हैं वो नॉर्थ पोल पर किए हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला और एकमात्र देश है इस समय तक। और साथ ही साथ एक जानकारी ये भी है कि सौर मंडल का जो मुखिया कहा जाता है सूर्य को, तो इसके अध्ययन के लिए 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 मिशन भी लॉन्च किया गया है इसरो द्वारा। तो इसरो की हालिया उपलब्धि या फिर इसरो से संबंधित कई सारी जानकारियों में ये जानकारी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस वक्त ये तमाम चीज़ों को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। विभिन्न देशों की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, साथ ही साथ उसकी स्थापना कब हुई, वो जानकारी यहाँ पर आपके समक्ष है। आप लोग चाहें तो इसे देख सकते हैं। फिलहाल हम इसे स्किप करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आपके बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर आपके कोर्स में ये दोनों पीडीएफ अपडेट कर दिया गया। ये तो बहुत पहले कर दिया गया था, रिसेंटली जनवरी से अप्रैल तक का पीडीएफ अपडेट किया गया। आप लोग वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो ये तमाम स्टडी मटेरियल को आप टेलीग्राम पर भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सबों को मालूम होगा, टेलीग्राम पर एक पेड ग्रुप संचालित हो रही है। अच्छा, इस पेड ग्रुप की कई सारी विशेषताएं हैं, वो चीज़ें यहाँ पर आपको मैं बता दूं कैसे ये संचालित होगी, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर इसमें मिलने वाली है। सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पर यह है कि यह लाइफ टाइम एक्सेस आपको देगा। एक बार इसे ज्वाइन करेंगे आप, ये लाइफ टाइम तक यहाँ से आप मटेरियल प्राप्त करते रहेंगे। जो भी हमारे स्टडी नोट्स होंगे वो तमाम चीज़ें आपको इस ग्रुप में मिलती रहेगी। देखिए, इस वक्त जो इसमें आपको मिल रही है, इसमें आपको ध्यान रखना विषय आधारित नोट्स होंगे
जो चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रहा है। सिलेबस आधारित नोट्स में तमाम चीज़ें आपको मिलने वाली है और जो करंट अफेयर्स की क्लासेस डेली आती है जो आप लोग देखते हैं, तो इसमें जो इसका पीडीएफ होता है डेली बेसिस पर यह पीडीएफ आपको उपलब्ध कराया जाएगा और साथ ही साथ जो मंथ के एंड में मंथली करंट अफेयर्स तैयार होता है वो भी आपको इसी पेड ग्रुप में मिलेगा और इसके अतिरिक्त ईयरली करंट अफेयर्स यानी कि करंट अफेयर्स का पूरा संग्रह जो है आपको इसी कोर्स में मिलेगा। और चीज़ें जब दैनिक बेसिस पर आपको मिलेगा तो आपको ये ध्यान रखना है 6 बजे सुबह प्रत्येक दिन आपको टेलीग्राम पेड ग्रुप में उपलब्ध कराया जाएगा। इसे ज्वाइन करने का प्रोसेस आपको बता दूं कि ये जो स्कैनर आपको दिख रहा है इसको स्कैन करके आप 299 पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद ये जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर हमें स्क्रीनशॉट भेजेंगे। अगर इससे पहले अगर आपको लगे कि हमें सैंपल थोड़ा देख लेना चाहिए तो सैंपल प्राप्त करने के लिए बीपीएससी 70 लिखकर आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करेंगे ताकि हम आपको सैंपल भेज सकें। यानी कि जो चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसकी गुणवत्ता कैसी होगी, किस तरह की होगी, वो चीज़ें आप लोग जरूर प्राप्त कीजिए, ठीक है। तभी जाके आपको आइडिया मिलेगा क्या ये हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो आप लोग जो लोग से ज्वाइन करने के इच्छुक हैं जरूर ज्वाइन कीजिएगा। निश्चित तौर पर ये ग्रुप जो है, ये जो पेड ग्रुप है खास करके, ये अच्छी तरीके से अब संचालित होगा। पहले इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स डेली अपडेट होती थी, लेकिन अब हमने ये तमाम मटेरियल को इसमें ऐड कर दिया है। ये चीज़ें अब आपको मिलती रहेगी इसमें, ठीक है। अब इस पे विशेष ध्यान रखा जाएगा जैसा कि एप्लीकेशन पे होता है। तो ये एक रहा पेड ग्रुप को लेकर इन्फॉर्मेशन। चाहे तो आप पेड ग्रुप ज्वाइन कीजिए या फिर अगर आप चाहें तो एप्लीकेशन के माध्यम से इसे ज्वाइन कीजिए। एप्लीकेशन पे एक दो चीज़ें एडिशनल आपको ये मिल जाती है कि इसमें टेस्ट सीरीज है और साथ साथ क्विज आपको मिल जाते हैं और कई सारी चीज़ें इसके अतिरिक्त जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा और भी फीचर है जिसका लाभ आप लोग यहाँ पर उठाते हैं। तो दोनों सुविधा आपके पास है, जहाँ पर भी आपको लगे वहाँ से आप इसका भरपूर लाभ ले सकते हैं। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम इसे स्किप करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बनी हुई है। तो संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट के आधार पर जो हालिया जारी हुई है इसके आधार पर इसका करेक्ट आंसर होगा अपना भारत। अब इसको लेकर आपको तमाम जानकारी देता हूं। दरअसल पहला पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान जो है ये 0.7% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। और इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि दुनिया की सबसे तेजी बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बनी हुई है भारत इस समय। तो ये चीजें जो निकल कर सामने आती है ये संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट से संबंधित है और यहीं से तमाम चीजें निकल कर आती है। देखिए अगर हम बात करें वर्तमान में दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की, तो इसमें अमेरिका बहुत ही आगे है अन्य देशों से। अमेरिका तो शीर्ष पर है, लेकिन शीर्ष पर रहने के बावजूद भी अन्य देशों से बहुत ही आगे है। ये ध्यान रखिए, पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चाइना, तीसरे स्थान पर है जर्मनी, चौथे स्थान पर जापान। जबकि वहीं पर अपना देश भारत की बात करें तो भारत इस समय इस मामले में 5वें स्थान पर है। तो ये चीजें यहाँ से समझने योग्य है। देखिए अर्थव्यवस्था की बात हो रही है तो ऐसे में एक दो पॉइंट है कुछ अतिरिक्त यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है, जरूर इसे देखिएगा। दरअसल अगर हम बात करें जीडीपी की या फिर जो जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर अभी आकलन किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, तो दरअसल अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, इसे हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। जीडीपी यानी कि जो खास करके सकल घरेलू उत्पाद है, इसे समझिएगा। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है किसी देश के भीतर एक समय अवधि या फिर समान रूप से देखा जाए तो ये एक वर्ष का ही होता है। तो एक वर्ष के दौरान उत्पादित और बाजार में बेची गई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसे आप लोग जीडीपी के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अच्छा, जीडीपी को लेकर कुछ बातें और भी आपको ध्यान रखना है कि जीडीपी को निम्नलिखित सूत्र द्वारा परिभाषित किया जाता है। यानी कि जीडीपी को मतलब जीडीपी का आकलन करने के लिए इस सूत्र का, इस फॉर्मूले का प्रयोग होता है। एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें आपको ध्यान रखना है जीडीपी इज इक्वल टू उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च और शुद्ध निर्यात। इन सभी को मिला के देखा जाए तब जाके बोला जा सकता है जीडीपी से, ठीक है। तो इसी आधार पर किसी भी देश का जीडीपी का आकलन होता है। और जैसा कि अभी हम आपको बतला रहे थे कि भारत इस मामले में अभी 5वें स्थान पर है, क्रमशः अमेरिका, चाइना, जर्मनी और जापान की बात, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक अतिरिक्त जानकारी, और यहाँ से आपके बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। दरअसल अर्थव्यवस्था की संरचना की बात करें तो सामान्यतः इसे 3 वर्गों में बांटा जाता है। अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 वर्गों में बांटा जाता है और इसमें जो 3 वर्ग है, एक तो है प्राथमिक, एक द्वितीयक और एक है तृतीयक। इसको हम लोग आगे विस्तृत तौर पर देखेंगे कौन सी चीजें प्राथमिक क्षेत्र में है, कौन द्वितीयक क्षेत्र में, कौन तृतीयक क्षेत्र में। ये बीपीएससी ही नहीं बल्कि कई सारे और भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न एराइज हुए हैं। देखिए उससे पहले हम लोग बात कर रहे थे सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी को लेकर। इस रिपोर्ट को लेकर ये ध्यान रखिएगा, ये रिपोर्ट 2023 में जारी हुई थी जो कि 2022 पर आधारित है।
इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बिहार के संदर्भ में है, जैसे कि पहला पॉइंट है कि जीडीपी सेक्टर में बिहार ने बीते वर्ष 2022 में शानदार प्रदर्शन करते हुए अन्य राज्यों को पीछे छोड़ते हुए देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में बिहार की जो वृद्धि दर है ये 10.64% रहा, जो कि देश में सबसे अधिक है या फिर सर्वाधिक है। किसी भी राज्यों की बात करें, मतलब अगर देखें इस मामले में जीडीपी ग्रोथ रेट को अगर देखें तो अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर रहा, यानी कि सबसे अधिक जो ग्रोथ रेट रहा वो बिहार का ही रहा। तो इस मामले में यानी कि जो हम जीडीपी ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं तो इसमें बिहार 10.64% ग्रोथ रेट के साथ पहले स्थान पर है। और इसके बाद क्रमशः जो अन्य दो राज्यों की बात करें तो इसमें असम दूसरे स्थान पर और दिल्ली इसमें तीसरे स्थान पर है। ग्रोथ रेट की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, अब बिहार को लेकर जो बातें इस रिपोर्ट में कही गई है कि प्राथमिक सेक्टर में बेहतर काम करने के लिए, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में बेहतर काम करने के कारण बिहार ने यह मुकाम या फिर यह उपलब्धि बिहार को हासिल हुआ है। तो ये चीजें खास करके समझिएगा। अब जो हम बात कर रहे थे अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में, जो प्राथमिक और साथ साथ द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की, तो इसको समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आपका समय लेंगे, ये तमाम जानकारी यहाँ पर आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। देखिए, पहले हम बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र के बारे में। तो यह अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र होता है जो कि प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। उदाहरण के लिए कृषि करना, वानिकी करना, मछली पकड़ना, खनन इत्यादि, ये सभी जो होते हैं ये प्राथमिक क्षेत्र में होता है। यानी कि ये अर्थव्यवस्था का वो क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत ये सारे कार्य किए जाते हैं। द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो द्वितीयक क्षेत्र वस्तुओं का विनिर्माण से संबंधित है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो विद्युत उपकरण का निर्माण करना, खाद्य निर्माण, कपड़ा उत्पादन, हस्तशिल्प और उद्योग आधारित उत्पाद आदि इसमें शामिल है। यानी कि वस्तु के विनिर्माण का जो मतलब कार्य है ये संबंधित है द्वितीयक क्षेत्र से। जबकि वहीं पर तृतीयक क्षेत्र की बात करें, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो तृतीयक क्षेत्र जो है ये सेवा प्रदाता क्षेत्र है। उदाहरण के लिए परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार आदि, जिसके तहत यानी कि जो सेवा प्रदाता क्षेत्र है वो सभी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और अभी हम आपको बता रहे थे बिहार को जो खास करके ये उपलब्धि हासिल हुई, 10.64% ग्रोथ रेट रहा बिहार का, और पूरे भारत में ये अव्वल रहा। तो प्राथमिक क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के फलस्वरूप बिहार को ये उपलब्धि हासिल हुई है। तो ये चीजें यहाँ पर समझने योग्य है। चलिए, छठा प्रश्न आपके समक्ष है कि हाल ही में भारत का पहला 12 भाषाओं को सपोर्ट करने वाला स्वदेशी जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट यानी कि एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया। बताएं कि इसका नाम क्या है, जो कि अभी बहुत ज्यादा खबरों में है। तो इसका नाम है हनुमान एआई चैटबॉट, यानी कि विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में भारत का पहला 12 भाषाओं को सपोर्ट करने वाला स्वदेशी जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट हनुमान एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया है। ये भारत के 12 भाषाओं को सपोर्ट करेगा, लेकिन इसमें एक बात ये भी ध्यान रखना है, हालांकि यह एआई चैटबॉट 98 वैश्विक भाषाओं को भी सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, जिन 12 भाषाओं की बात कर रहे हैं, अर्थात ये जो एआई चैटबॉट जिन 12 भाषाओं को या फिर जिन 12 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करेगा, उसमें हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, असमिया, तमिल, तेलुगु, मलयालम और सिंधी है। देखिए, अभी जो वर्तमान में मार्केट में जितने भी एआई चैटबॉट है, सामान्य रूप से ये देखा जाता है लगभग जो है वो अंग्रेजी पर ही कार्य करता है। लेकिन ये जो अभी हाल ही में हनुमान एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया है, मूल रूप से आपको ध्यान रखना ये भारत की 12 भाषाओं पर कार्य करेगा। अच्छा, इसका जो निर्माण किया गया है, इसे जो तैयार किया गया है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसे 7 आईआईटी, रिलायंस, साथ ही साथ एसएमएल इंडिया और अबू धाबी की 3 एआई होल्डिंग कंपनी द्वारा मिलकर इसको तैयार किया गया है, जिसका नाम है हनुमान एआई चैटबॉट। देखिए, यहाँ पर विकल्प में आपको दिख रहा है जेमिनी एआई चैटबॉट। ये बहुत खबरों में था रिसेंटली। आपको ध्यान रखना है कि जेमिनी जो है गूगल एआई द्वारा विकसित जनरेटिव कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला एआई चैटबॉट है। हालांकि इसे पहले बार्ड नाम से जाना जाता था, इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हमने आपको इसको लेकर जानकारी ऑलरेडी दिया हुआ है। जब ये लॉन्च हुआ था तब हमने आपको इस रूप में, यानी कि बार्ड नाम से तभी लॉन्च हुआ था, ये जानकारी आपको दिया गया था। नाम जब परिवर्तित हुआ था तब भी हमने आपको बतलाया था। तो ये संबंधित है गूगल से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 7वां प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी 2024 विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट के अनुसार गेंडे के सींग का अवैध बाजार कितना रहा है। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है, जो रिपोर्ट में जो बातें कही गई है, इसके आधार पर 29%, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, हाल ही में ऑस्ट्रिया के वियना में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 जारी किया गया।
ये ध्यान रखिए कहाँ पर, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक कह सकते हैं सम्मेलन आयोजित हुआ था, यहीं पर ये खास करके लॉन्च किया गया है। देखिए इस रिपोर्ट की हम बात करें तो ये इस रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है। इस तरह का रिपोर्ट इससे पहले वर्ष 2020 में और इससे पहले 2016 में ऑलरेडी जारी हुआ था। आपको ध्यान रखना 2024 में जो ये तीसरा संस्करण जारी हुआ है, यह रिपोर्ट जो है तीसरा संस्करण का, ये 2015 से 2021 के दौरान ये मतलब इसी से संबंधित है, इसी को ध्यान रखते हुए ये जारी किया गया है, जिसके दौरान 162 देशों और क्षेत्रों में जो अवैध व्यापार हुआ उसका एक प्रकार से दस्तावेजीकरण है, जिसको लेकर अभी हाल ही में ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये जारी किया गया है। अब इसमें जो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलता है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट में हमने इसको आपके समक्ष रखा है कि इसके अनुसार यानी कि इस रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में यानी कि 2015 से 2021 के दौरान गेंडा और देवदार वृक्ष जो कि वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले पशु और पौधों की प्रजातियां हैं। जो देवदार वृक्ष और साथ साथ गेंडा, ये दोनों सबसे अधिक प्रभावित होने वाले, खास करके अवैध वन्यजीव व्यापार की बात करें तो इसमें पशु और पौधे कैटेगरी में, पशु और पेड़ कैटेगरी में ये मतलब सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि गेंडे के सींग का जो बाजार है ये सबसे अधिक 29% देखने को मिला, और पेंगोलिन स्केल, जो पेंगोलिन यहाँ पर आई थिंक आप लोग जानते हैं, इसका जो व्यापार रहा ये 28% रहा, जबकि वहीं पर हाथी का दांत का 15%। तो ये चीजें खास करके जो जीव हत्या किया जा रहा है इसी को एक प्रकार से रोकने का प्रयास है, इसी को लेकर चीजों को मतलब अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें फिलहाल आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं 8वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में 15 मई 2024 को भारतीय वायुसेना ने अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म क्यूब का हवाई मार्ग से परीक्षण कहाँ किया है। देखिए हवाई मार्ग से अभी हाल ही में भीष्म क्यूब का परीक्षण किया गया है आगरा में। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना है कि आगरा में भारतीय वायुसेना ने हवाई मार्ग के साथ ले जाने में सक्षम अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है। ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा कहाँ पर किया गया, तो ये आगरा में किया गया है और भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया है, हवाई मार्ग से किया गया है। अब भीष्म क्यूब क्या है, दरअसल इसको लेकर पहले भी हम आपको जानकारी दे चुके थे। ये एक प्रकार से मोबाइल अस्पताल है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको ले जाया जा सकता है ताकि बेहतर तरीके से इसका उपचार किया जा सके। अब इसको एक हाईटेक बनाने की दिशा में हवाई मार्ग से मतलब ट्रांसफर करने की बातें भी निकलकर सामने आ रही थी, जिसी को लेकर ये परीक्षण भी यहाँ पर किया गया, जो कि एक सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आपको मैं कुछ जानकारी दे दूं, जो हम बात कर रहे हैं एक्चुअली में भीष्म क्यूब की, तो यह आपातकालीन स्थिति के दौरान त्वरित और व्यापक चिकित्सा सहायता उपलब्ध करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। दरअसल सूचना और प्रसारण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स प्रोजेक्ट भीष्म नामक एक व्यापक पहल का हिस्सा है, और इसमें जो भीष्म शब्द का प्रयोग किया गया BHISHM, इसका भी पूरा नाम आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है। बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज, ये इसका पूरा नाम है। अच्छा, जो बात अभी हम आपको बता रहे हैं ये एक प्रकार का मोबाइल अस्पताल है भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स या फिर भीष्म क्यूब। तो ये जो संचालित होगी या फिर इसकी क्या विशेषता है, दरअसल यहाँ पर इस वाले पॉइंट को देखकर आप समझ पाएंगे। इसमें ऑपरेशन थिएटर, ICU, एक्सरे मशीन, वेंटिलेटर और अन्य आवश्यक चिकित्सा उपकरणों सहित विभिन्न चिकित्सा सुविधाएं इसमें उपलब्ध है, जो एक समय में 200 मरीजों का इलाज करने में सक्षम है। अर्थात यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखेंगे, कहीं पर अगर बड़ी संख्या में कोई दुर्घटना होता है तो वहाँ पर ये भीष्म क्यूब बहुत वरदान सिद्ध हो सकता है, जहाँ पर एक साथ मरीजों को, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है छोटे छोटे बॉक्स, इसमें वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध है जिसके माध्यम से मरीजों को उचित इलाज समय पर, त्वरित और व्यापक चिकित्सा समय पर प्रदान किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर जो इसकी क्षमता है इस समय 200 मरीजों का इलाज करने तक का क्षमता है एक साथ, तो ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में श्रीलंका में 15 मई 2024 को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि UPI सेवा शुरू की गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि फोन पे के द्वारा अभी हाल ही में इसकी शुरुआत श्रीलंका में की गई है। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि भारत की फिनटेक कंपनी फोन पे द्वारा हाल ही में 15 मई 2024 को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि UPI को श्रीलंका में लॉन्च किया गया, और इसके लिए फोन पे द्वारा लंका पे के साथ समझौता किया गया। जिस प्रकार से भारत में फोन पे संचालित हो रही है उसी प्रकार से लंका में लंका पे संचालित हो रही है, तो लंका पे के साथ ये समझौता किया गया। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, लंका पे का जितना भी स्कैनर है पूरे देश में यानी कि श्रीलंका में, तो वो सारे स्कैनर पे, वो सारे QR कोड पे फोन पे का जो एप्लीकेशन है उसके माध्यम से, UPI के माध्यम से पेमेंट संभव हो सकेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखेगा।
वही चीज़ यहाँ पर हमने लिखा कि अब यह सेवा श्रीलंका के पर्यटकों के लिए आसान और मजबूत सुविधा प्रदान करेगा, अर्थात फ़ोन पे श्रीलंका के लंका पे क्यूआर और क्यूआर में यूपीआई का उपयोग करके भुगतान कर सकता है। जो खास करके भारतीय पर्यटक जो श्रीलंका घूमने जाते हैं, वहाँ पर दिक्कत हो जाती है पेमेंट करने में। तो यूपीआई से पेमेंट करने की दिशा में एक पहल है, जो कि लंका पे के साथ ये समझौते के फलस्वरूप ये खास करके सक्षम हो पाया है। देखिए, जो यूपीआई की बात हो रही है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई ने यूपीआई की शुरुआत 11 अप्रैल 2016 को किया था और एनपीसीआई के अनुसार नेपाल भारत की यूपीआई प्रणाली यानी कि यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पूरी दुनिया का पहला देश है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कई ऐसे देश हैं जहाँ पर ये यूपीआई संचालित नहीं हो रही है। तो शुक्र मानिए कि भारत में ये संचालित हो रही है और फास्ट फॉरवर्ड तरीके से, मतलब जो पैसों का लेन-देन होता है वो बहुत एकदम आसान और बहुत ईज़ी वे में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 11 अप्रैल 2016 को। चलते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन मर्यादा का संबंध किस राज्य की पुलिस से है? ऑपरेशन मर्यादा पहले भी संचालित हो चुकी है, ये संबंधित है उत्तराखंड से। ये हर वर्ष आई थिंक संचालित होता है, पिछले साल भी मैंने इसको लेकर जानकारी दिया था। देखिए, विकल्प नंबर डी जहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा 2024 को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा ये ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, संबंधित किससे है? तो ये संबंधित है उत्तराखंड पुलिस से। अब यहाँ पर इस ऑपरेशन की बात करें तो इस ऑपरेशन का उद्देश्य पुलिस द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों से इस क्षेत्र की मर्यादा बनाने का अनुरोध किया जाता है। ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। हालांकि कई मामलों में अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सजा का भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर आई थिंक अगर आपको दिख रहा है तो ये बैनर पे भी आपको दिख रहा होगा। तो ऑपरेशन मर्यादा संबंधित है उत्तराखंड पुलिस से। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको अतिरिक्त ये भी दे दूं, यहाँ पर हमने वो चीज़ें लिखा है जो कि बहुत ज़्यादा भी खबरों में है। दरअसल हिंदू धर्म में चार धाम की यात्रा का विशेष महत्व बताया गया है और ऐसी मान्यता है कि चार धाम की यात्रा करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब ये चार धाम को लेकर बातें मैं आपको यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ? दरअसल एक जानकारी यहाँ पर निकल कर आती है कि अब चारों धाम के जो मंदिर हैं, मंदिर के 50 मीटर दायरे में रील्स और वीडियो बनाने पर पाबंदी लगाई गई है। जिस प्रकार से अभी हाल ही में जो खास करके 10 मई 2024 को केदारनाथ का जो मतलब केदारनाथ धाम का जो कपाट खुला है, जो यहाँ पर यात्री जा रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो बहुत कम होते हैं। अधिकतर ब्लॉगर होते हैं, कैमरा लेके जाते हैं, वहाँ पर फोटो खींचते हैं, रील्स बनाते हैं, जिससे वहाँ पर भीड़ इतनी अधिक हो जाती है कि मतलब संभालना मुश्किल हो जाता है। इतनी ऊंचाई पर पहाड़ों पर ये है और मौसम वहाँ पे अचानक से अगर कहीं खराब हो गया तो बहुत सारी चीज़ें मतलब परेशानी कर सकता है। तो जब इन लोगों पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी तो ये चीज़ें सुचारू रूप से संचालित भी नहीं होगी। यहाँ पर भक्त कम होते हैं, नचनिए ज़्यादा जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। इस प्रकार की चीज़ें करने की क्या आवश्यकता है वहाँ पर? तो ये चीज़ें आप लोग रील्स के भी माध्यम से बहुत सारा देखते होंगे, बहुत सारे वायरल भी होते हैं। तो ये चीज़ें इसी को लेकर ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में ये घोषणा किया गया है। तो यहाँ पर हालाँकि आपको दिख भी रहा होगा, एक बैनर भी लगाया गया है, एक यहाँ पर होर्डिंग भी लगाया गया है, आप इसके माध्यम से देख सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में 27वीं राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। बताएं कि इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर हुआ था? देखिए, इसका जो आयोजन है ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि 12 से 15 मई 2024 तक उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये 27वीं राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और इस प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने अपने 82.27 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। हालांकि नीरज चोपड़ा के बाद जो अन्य जो खिलाड़ी इसमें रहे उसमें दूसरे स्थान पर मनु डीपी, तीसरे स्थान पर उत्तम पाटिल, चौथे स्थान पर विपिन एंटनी और पांचवें स्थान पर रहे किशोर जैना। तो ये भी आप लोग यहाँ से ध्यान रखिए। हालांकि मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको बस ये ध्यान रखना है कि नीरज चोपड़ा इसमें पहले स्थान पर रहे और ये 27वां संस्करण था जो कि 12 से 15 मई तक उड़ीसा में भुवनेश्वर में आयोजित हुआ और नीरज चोपड़ा का जो सर्वश्रेष्ठ जो थ्रो रहा वो 82.27 मीटर का रहा। देखिए, यहाँ पर आगे हमने कुछ जानकारी और भी आपके समक्ष रखा है कि मौजूदा ओलंपिक और विश्व चैंपियन हरियाणा भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को हाल ही में लॉरियस एम्बेसडर भी नामित किया गया था और इसके साथ ही वे लॉरियस एम्बेसडर नामित होने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। इससे पहले पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को साल 2017 में लॉरियस एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया था। तो ये चीजें आपको अवश्य ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर जो ओलंपिक हम बात कर रहे हैं तो ओलंपिक चैंपियन के रूप में अगर हम नीरज चोपड़ा की बात करें तो टोक्यो 2020 में 2020 वाला जो टोक्यो ओलंपिक था वहां पर इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। ये चीजें भी आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है।
अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि सुअर की किडनी लगाने वाले दुनिया के पहले शख्स रिक स्लोमेन का हाल ही में निधन हुआ है। बताएं कि वे किस देश के निवासी थे जिनका अभी हाल में निधन हुआ है। वे सुअर का किडनी उनका शरीर में लगाया गया था और ये संबंधित है अमेरिका से। विकल्प नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी चीज की जानकारी यहाँ पर लिखी गई कि सुअर का किडनी लगाने वाले दुनिया के पहले इंसान रिक स्लोमेन का हाल ही में निधन हुआ। वे अमेरिका के रहने वाले थे, 62 साल के थे। लगभग 2 माह पूर्व किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था उनका। और आपको ये ध्यान रखना है कि रिक स्लोमेन दुनिया के पहले इंसान थे जिन्हें सुअर का किडनी लगाया गया था। ये जानकारी खबरों में थी, इसी वजह से हमने यहाँ पर इसे सीरीज में शामिल कर दिया ताकि आप लोग इसे जान पाए। चलिए फिलहाल यहाँ पर आज की इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। तो ये प्रश्न है कि गृह मंत्रालय के नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए के तहत पहली बार हाल ही में कितने लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। तमाम जानकारी आपको दी गई है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो बातें हम आपको बतला रहे थे पेड ग्रुप के बारे में, तो आप लोग इसे चाहें तो जरूर ज्वाइन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यही स्कैनर पे आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट पेमेंट का इस नंबर पे भेजना है। और जिसके बाद आपको पेड ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप वहां से इसे ज्वाइन कर पाएंगे। और साथ ही साथ जब लिंक आपको मिलेगा तो इसमें जो पुराना पीछे छूट चुका है मटेरियल वो आपको एक ही साथ यहाँ पर मिल जाएगा। और सैंपल लेने के लिए बीपीएससी 70 लिखकर इस नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिएगा, आपको इसका सैंपल भी मिल जाएगा। और ध्यान रहे 299 में ये लाइफ टाइम एक्सेस आपको इस पेड ग्रुप का मिलेगा। हालांकि ये तमाम चीज़ें आप लोग एप्लीकेशन के भी माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।